नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 30 में। आज की तारीख है 4 जून 2020 और आज की डेली 30 का टॉपिक शेड्यूल के अकॉर्डिंग है। हाँ, मैं कल भूल गया था आप लोगों को शेड्यूल देना, वो मेरी मिस्टेक थी। शेड्यूल बन गया था। शेड्यूल आप लोगों को मैं वहाँ पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूँ। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए होंगे, नहीं किए होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा बिना स्पेस के IAS प्रेप ऑफिशियल, तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहीं पे शेड्यूल आपको मिल जाएगा। शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो शेड्यूल में आज पॉलिटी की बारी थी, और पॉलिटी में जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। 20 प्रश्न आज हम इस पर देखेंगे और 10 क्वेश्चन हम देखेंगे किस पे, आज के करंट अफेयर पे। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन की आपको पहचान करनी है। यह भारत का उच्चतम न्यायालय है। क्या सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई न्यायालय है? अगर नहीं है तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये भारत का उच्चतम न्यायालय है। इसके निर्णयों के विरुद्ध किसी और न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। इसको सोच समझ कर आप बताइएगा। इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में वास्तव में अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपेक्स कोर्ट है और अपेक्स कोर्ट में जो निर्णय होता है उसको किसी अदर कोर्ट में फिर से अपील नहीं किया जा सकता उस निर्णय के खिलाफ। तो ये दूसरा सही है। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 1, 2 व 3 सभी सही हैं। इंग्लिश और हिंदी में बराबर सही आपको दिखे, इसलिए नया फॉर्मेट मैंने ये आपके सामने प्रस्तुत किया है। और हमारी जो टेक्निकल टीम है उसके जो हेड हैं उन्होंने इसको बनाया है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसमें दो स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान में, यहाँ पर ये भारतीय लिख गया है, माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं, भारतीय कर लेते हैं। भारतीय संविधान में संसद को यह शक्ति है कि वह विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या विहित करे। क्या भारतीय संविधान ऐसा कर सकता है? जब वो चाहे तो संख्या घटा सकता है, बढ़ा सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है। बिल्कुल सही है। ये शक्ति संसद को ही दी गई है कि वो विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित करे। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 30 हो सकती है। 30 है। क्या ये बात सही है? यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट सही क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इसको बढ़ाकर 30 से 33 कर दिया गया है, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर। यानी कि अब 1 और प्लस 33, 34 टोटल क्या हो सकते हैं? जज हो सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश को अगर मिलाया जाए तो। और मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 जज अब हो सकते हैं। अगस्त 2019 में ऐसा डिसीजन लिया गया था। तो पहला सही है और दूसरा यहाँ पर गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा सही उत्तर? ए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम विचार करते हैं। अगला जो प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति किसके द्वारा? जो नियुक्ति की जाती है इसका मतलब यह है कि किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है? तीसरा है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर ही कर सकता है। और चौथा है मंत्रिमंडल की सलाह पर प्रधानमंत्री करता है। प्रश्न में जो ऑप्शन है वो बड़े कंफ्यूजिंग है। यहां पर मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 124 के पार्ट 2 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने पूर्ण अधिकारों के अंतर्गत करता है। और जो ये सलाह लेता है वो अनिवार्य नहीं है। सलाह अगर वो लेना चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वो परामर्श ले सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लेकर ही करता है। तो ये गलत हो गया। प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है ये गलत है, और मंत्रिमंडल वाला तो बिल्कुल गलत है। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश कैसे नियुक्त होते हैं? तो तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति की अग्रिम स्वीकृति से मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। यानी कि पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति ले ली जाती है। आर्टिकल 127, इसमें आप जब पार्ट 1 पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है यदि किसी कारणवश न्यायालय की बैठक करने के लिए निश्चित कोरम ना पूरा हो, गणपूर्ति जिसको बोलते हैं, वो ना पूरा हो, 3 की निश्चित संख्या इसमें रखी गई है, तो
अगर वो नहीं पूरी होती है तो राष्ट्रपति की अग्रिम स्वीकृति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। उस व्यक्ति को जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उसको नियुक्त किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बाय द चीफ जस्टिस विद द एडवांस अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? इसमें चार योग्यताएं दी हुई हैं। पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो ऑप्शन है उसमें दिया है कि वह कम से कम 15 वर्ष तक किसी एक या दो से अधिक या जो भी इसमें दो या दो से अधिक की बात भी कर सकते हैं, उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो। यहाँ पर जो ये 15 वर्ष दिया हुआ है, ये 15 वर्ष की शर्त उसमें नहीं रखी गई है, ये शर्त रखी गई है 10 वर्ष की। तो यही ऑप्शन गलत है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, ये भी सही है। और उसने कम से कम 10 वर्ष तक लगातार किसी एक या दो या इससे अधिक उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट में वकालत की हो, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, पहला है कि 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। 65 वर्ष की आयु से पहले कोई भी न्यायाधीश अपनी इच्छा अनुसार त्यागपत्र नहीं दे सकता है। अगला है, न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को बुरे व्यवहार या अयोग्यता के कारण 65 वर्ष की आयु से पहले भी पदच्युत कर सकता है। तो ये भी सही है, पहला भी सही है। यहाँ पर दिया है कि अपनी इच्छा अनुसार त्यागपत्र नहीं दे सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? अपनी इच्छा अनुसार तो कोई भी अपने कार्य से त्यागपत्र दे सकता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। बिफोर द एज ऑफ 65, यहाँ पे लिखा है नो जज कैन रिजाइन एज ही विशेष, लेकिन ऐसा नहीं है, वो रिजाइन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला स्टेटमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति के सामने शपथ लेंगे, या राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा उसके सामने? तो दूसरा, पहला तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भारत की संचित निधि से दी जाते हैं। संचित निधि कैसी निधि होती है? संचित निधि, एक लाइन में आप समझिए कि संचित निधि एक ऐसी निधि होती है जो संसद के मतदान के अधिकार क्षेत्र से बाहर होती है। उससे धन निकालने के लिए संसद में मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये दूसरा सही है। ये ऐसी पोस्ट होते हैं, ऐसी पोस्टिंग होती है इन लोगों की कि इस पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड से इनको वेतन दिया जाता है, और ये जो शपथ लेते हैं वो प्रेसिडेंट के सामने या ए पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, उसके सामने ये शपथ लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, किसी भी विषय पर राष्ट्रपति को कानूनी परामर्श देने के लिए कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच होना अनिवार्य है? ये प्रश्न अभी आपको एक प्रश्न में स्टेटमेंट में फिर से रिपीट होकर भी मिलेगा, लेकिन वो बना दिया गया है। तो इसमें एक प्रावधान किया गया है कि कम से कम 5 न्यायाधीश की बेंच होगी, तभी राष्ट्रपति कोई कानूनी सलाह मांगेगा तो उसको वो दे पाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना। तो अगर प्रेसिडेंट कोई कानूनी सलाह मांगता है तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच उस पर विचार करेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही सुमेलित युग्म की पहचान आपको करना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अनुच्छेद 124(4), कभी कभी फैक्चुअल प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और ये जो फैक्चुअल प्रश्न होते हैं कभी कभी आप रटने में चूक कर देते हैं तो ये गलत हो जाते हैं। अनुच्छेद 124(4), राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को बुरे आचरण या अयोग्यता के कारण पदच्युत कर सकता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 125(2), न्यायाधीशों के वेतन भत्ते छुट्टी और पेंशन में कार्यकाल के दौरान कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाने को तो बढ़ाया जा सकता है। और अनुच्छेद 146(3) में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते सब संचित निधि से दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही नहीं इसमें शामिल है, इसके अंतर्गत अन्य कर्मचारी भी शामिल है। तो ये भी सही है। इस तरीके से ये सभी स्टेटमेंट जो है ये सही है, और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं?
यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद होता है तो वो राष्ट्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार में तो आता है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएगा, वहीं पर इसका डिसीजन लिया जाएगा। तो ये कैसा उसका क्षेत्राधिकार है, कैसा क्षेत्राधिकार है, तो यहां पर आप ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। यहां पर देखिए, जो अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार होता है और आरंभिक क्षेत्राधिकार होता है। ये जो क्षेत्राधिकार हैं, इनमें से आरंभिक क्षेत्राधिकार या जिसे मूल क्षेत्राधिकार के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें यह आता है क्योंकि ऐसे विवादों की सुनवाई कोई अन्य न्यायालय नहीं कर सकता, इसी का वो आरंभिक क्षेत्राधिकार है, मूल क्षेत्राधिकार है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये कथन और कारण में भी प्रश्न पूछा जाएगा तब भी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या तथा सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है, किसको प्राप्त है? कौन करेगा संविधान की व्याख्या और उसकी सुरक्षा? तो हमारे संविधान में संविधान की जो व्याख्या और सुरक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत ने न्यायालय की एकल व्यवस्था कहां से प्राप्त की है? जो भारत की न्यायपालिका है उसमें एकल व्यवस्था है। अगर आप ये मानते हैं कि एकल व्यवस्था है तो वो व्यवस्था कहां से इसने प्राप्त की है? आपके मानने से वैसे कुछ नहीं होना है, आप जानते हैं यदि। तो भारत में जो एकल न्यायालय की व्यवस्था है वो भारत सरकार का अधिनियम जो 1935 है उसके आधार पर अपनाई गई है। ठीक है, बहुत सारा जो हमारे यहाँ प्रावधान है वो हमारा जो अधिनियम था 1935 का, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के समय का ये है, उसी से अपना लिया गया है। उनमें से एक ये भी है, न्यायालय की एकल व्यवस्था। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है। सही स्टेटमेंट है, भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है, याद कर लीजिए। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं 124 से लेकर 147 के बीच के जितने भी अनुच्छेद हैं, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं भी स्थापित कर दे। जो एक तो उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। और दिल्ली ही के अलावा अगर वो चाहता है कि इसकी पीठ कहीं पर बनाए तो वो बना सकता है। मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया है और राष्ट्रपति से लेकिन पूर्व अनुमति लेकर वो ऐसा करेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 141 में तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं, ये बात कही गई है। और अनुच्छेद 139 जो है 139, तो 139 अगर यहाँ दिया होता तो सही होता, उसमें सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही उत्तर होगा क्योंकि यही असत्य है, गलत है ये। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने किस देश के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था जो अपील का सर्वोच्च न्यायालय था, जहां पर प्रिवी काउंसिल की व्यवस्था थी? प्रिवी काउंसिल जो है ये आप ऐसा मानिए कि कानूनी एक शब्दावली है और इसका अर्थ ये होता है कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को जो संस्था सलाह मांगने पर सलाह देने का कार्य करे, सलाह देने के योग्य हो, उसको कहा जाता था प्रिवी। प्राइवेट का लघुत्तम रूप होता है ना। भारत के उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल का स्थान लिया। ठीक है, किसका? ब्रिटेन का। यहां पर जिसका शासन होगा उसी का प्रभाव तो पड़ेगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कब नियुक्त कर सकता है? कब नियुक्त कर सकता है, कैसी कंडीशन में वो कर सकता है? यानी कि कोई भी न्यायाधीश हो उसको भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अगर नियुक्त कर रहा है राष्ट्रपति, तो कैसी दशा में कर सकता है? तब कर सकता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। इस तरीके से उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। सारे कंडीशन में ऐसा वो कर सकता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का कितना 50% निर्धारित किया गया है। कितना? 50% निर्धारित किया गया है। क्या यह स्टेटमेंट सही है?
बिल्कुल सही है। उसका 50% निर्धारित किया गया है। और भारत में दोहरी न्याय व्यवस्था की गई है। यानी भारत में एक तो सेंटर में सुप्रीम कोर्ट है और स्टेट में हाई कोर्ट है। ऐसा सोचकर आप लोग कई बार कहते हैं कि ये दोहरी न्याय व्यवस्था है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एक ही सुप्रीम कोर्ट है और उसी का निर्णय सर्वोपरि है, अपेक्स कोर्ट है। तो हमारे यहाँ दोहरी नहीं, एकीकृत न्याय व्यवस्था का प्रावधान है। इस तरीके से पहला तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। केवल एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग लगाया गया है। केवल एक पर महाभियोग की जो व्यवस्था है, केवल एक पर ही अभी महाभियोग लगाया गया है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल सही है कि 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, लेकिन अब तक किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग सफल नहीं हो पाया है। कई बार स्टार्ट तो हुआ लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। आगे मैं जो अभी आगे की क्लासेस होंगी उसमें पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस और ये सब धीरे धीरे कवर करा दूंगा। उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लगा है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को किन्हीं वैधानिक समस्याओं के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह आपको पता है। इसके संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। यह जो अधिकार है यह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दिया गया है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है। परामर्श देने के लिए 7 न्यायाधीशों की ज्यूरी विचार करती है। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि 5 न्यायाधीशों की ज्यूरी इस पर विचार करती है। ठीक है। कितने न्यायाधीशों की ज्यूरी? 5 न्यायाधीशों की। तो इसका सही उत्तर तो बी हो जाएगा। और वैधानिक राय को मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है, ये भी सही है। और वैधानिक राय देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनिवार्य नहीं है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ज्यूरी ऑफ 5 जजेस कंसीडर्ड फॉर, किसके लिए? काउंसलिंग के लिए। तो ये 7 की जगह कितना हो जाएगा? 5 जजेस। ठीक है। चलिए, और अंतिम प्रश्न देखते हैं आज के टॉपिक का, फिर करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसका अर्थ क्या है? पहला है ऑप्शन कि इसकी संपूर्ण कार्यवाहियां तथा निर्णय प्रमाण के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि देश के सभी न्यायालयों द्वारा इन निर्णयों को न्यायिक दृष्टांत के रूप में मानना अनिवार्य है। ये भी सही है। अब इसमें से उत्तर क्या मारे? तो सी ऑप्शन देखिए, उपयुक्त दोनों सही है। एक विकल्प ये भी दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी आप आंसर टिक करने चलें तो जहां आंसर मिल जाए वहीं पर रुक ना जाएं। अगर ए सही है तो हो सकता है बी भी सही हो, और सी पे अगर दोनों दिया है तो सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोनों पढ़कर तब उत्तर दें। चलिए, अब करंट अफेयर के प्रश्नों को हम डिस्कस कर लेते हैं। करंट अफेयर का आज का जो पहला प्रश्न है, भारत द्वारा पहला वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? कौन सा देश है जिसके साथ भारत वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो यह देश है ऑस्ट्रेलिया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 4 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का भाग बने। और ये जो आयोजन है ये भारत की तरफ से इस तरीके का भी पहला वर्चुअल द्विपक्षीय सम्मेलन है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ऑसिंडेक्स नामक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के साथ होता है? भारत किसके साथ इसको साझा करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ये करता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो ऑसिंडेक्स है इसमें क्या होता है। ऑसिंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये 2015 से चल रहा है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? नौसैनिक अभ्यास है। और इसके अलावा भारत और इसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में अस्ट्रा हिंद भी होता है। अस्ट्रा हिंद भी अगर आपसे पूछा जाए तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही होता है। भाई इतनी जानकारी इसके बारे में पर्याप्त है। हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है? ऐसा कौन सा पोर्ट ट्रस्ट है? इसको पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन ये चर्चा में आया है। तो ये निर्णय पहले लिया गया था, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था। तो ये है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब अगर उनके नाम पर पोर्ट ट्रस्ट का नाम रखा गया है तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला स्टेटमेंट है, वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में उद्योग व आपूर्ति मंत्री थे। क्या ऐसा हो सकता है? ये भाजपा के व्यक्ति हैं और वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। पहले ये तब भाजपा गवर्नमेंट, मतलब भाजपा पार्टी ही नहीं थी, गवर्नमेंट तो छोड़ ही दीजिए। तो पहला तो बिल्कुल सही है। और उन्होंने अनुच्छेद 370 का समर्थन किया था। अनुच्छेद 370 का उन्होंने समर्थन नहीं किया था। ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है और पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके का आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाए तो थोड़ा सा आप उसके बारे में सोचिए कि किया था कि नहीं किया था। तो आप जब इनके आइडियोलॉजी को जानेंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। 1951 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता से भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और भारतीय जनता पार्टी उसी से अस्तित्व में आई। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 का विरोध ही नहीं, बहुत कड़ा विरोध किया था। एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, ये उन्हीं का नारा था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी द्वारा संशोधित सार्वजनिक खरीद आदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि आदेश के अनुसार डीपीआईआईटी ने वर्ष 2020-21 के लिए स्थानीय सामग्री की न्यूनतम 60% खरीद, वर्ष 2021 से 23 के लिए 70% और वर्ष 2023 से 25 के लिए 80% निर्धारित की है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्या? बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगर लेंदी प्रश्न बनाया जाएगा तो ऐसे, नहीं तो तोड़ के अलग अलग 21 से 23 के लिए और 23 से 25 के लिए और 20-21 के लिए कितना कितना निर्धारित किया गया। बिल्कुल सही है। और ये रसायन और पेट्रोकेमिकल पर लागू होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से ये सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, G7 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G7 7 देशों अर्थात फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, अमेरिका, इटली और ब्रिटेन का एक समूह है। क्या ये सही है? सातों देश वही इसमें दिए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। बिल्कुल सही है। समूह का एक निश्चित मुख्यालय या एक औपचारिक संविधान है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है और इसका कोई भी संविधान नहीं है। ना तो इसका औपचारिक संविधान है और ना ही इसका मुख्यालय है। तो दूसरा बिल्कुल गलत है। तो पहला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत संचालित फिल्म मीडिया के युक्तिकरण पर किस समिति का गठन किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समितियां जो पूछी जाती हैं इसमें ये समिति बहुत इंपॉर्टेंट है और इस समिति का नाम है बिमल जुल्का समिति। 2 जून 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत संचालित फिल्म मीडिया के युक्तिकरण पर बिमल जुल्का समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, इसलिए चर्चा में आई है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये अगला प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये वन लाइनर प्रश्न है, गायत्री आई कुमार को। राजनयिक ये हैं और गायत्री आई कुमार को यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और वे 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं और वर्तमान में बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय संघ में भारत की राजदूत के रूप में सेवारत हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया है? मतलब अगर आपको सैलून में जाना है या ब्यूटी पार्लर में जाना है, अब आप दोनों वर्ग के लोग आधार कार्ड दुरुस्त करिए, क्योंकि जाना तो है ही है। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है। ब्यूटी पार्लर और स्पा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है और नियमों के अनुसार इन सेवा प्रदाताओं को कोविड-19 के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, प्रतिबंधात्मक उपाय के रूप में ग्राहकों के नाम, फोन नंबर, पता और आधार कार्ड का रखना अनिवार्य बना दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अंतिम प्रश्न है आज का कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने 55 उत्पादों की सार्वजनिक खरीद में स्थानीय सामग्री की सीमा तय की है? केंद्रीय मंत्रालय वो कौन सा है?
तो ये जो केंद्रीय मंत्रालय है वो रसायन और उर्वरक मंत्रालय है। इसने अभी 55 रासायनिक और कीटनाशक उत्पादों की सार्वजनिक खरीद में स्थानीय सामग्री का न्यूनतम प्रतिशत तय किया है कि इसमें इतना कम से कम आपको खरीदना ही पड़ेगा स्थानीय रूप पर। ठीक है ना, स्थानीय तौर पर इतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सा मंत्रालय है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। आपको ये कैसा लगा नया ये लोक इस क्लास का, ये जरूर बताएं और बार बार रिवीजन करते रहें। आपका टेस्ट होगा ही और शेड्यूल मैं उस पर टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, उस पर पड़ जाएगा। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग अब क्लास आएगी। उसमें इतना दिया गया है कि किस दिन कौन सी क्लास आएगी। आगे मैं इसको और भी मैनेज करूंगा कि आपको ये भी पता चल जाए कि टॉपिक कौन सा क्या होगा। बाकी आपके लिए कुछ जानकारियां हैं हमारी टीम की तरफ से। अगर आप आर ओ या आर ओ या बीईओ या फिर यूपी पीसीएस 2020 का एग्जाम दे रहे हैं तो 6307281212 ये नंबर आपके लिए उपयोगी हो सकता है व्हाट्सएप करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए। आप अगर चाहते हैं तो इस पर जानकारी लेकर अपने मनमाफिक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।